उसका पति मोहन गांव का सबसे कुशल दर्जी हुआ करता था। हाथ की कढ़ाई और सिलाई में उसका कोई सानी नहीं था। शादी के 3 साल बाद ही एक तेज बुखार ने मोहन की जान ले ली और राधा अकेली रह गई। ना कोई संतान, ना कोई सहारा। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में वह अकेली अपनी जिंदगी काटने लगी। मोहन के गुजरने से पहले उसके सबसे करीबी दोस्त और गुरु भैरव काका, जो खुद भी एक पुराने जमाने के मंझे हुए दर्जी थे, मोहन के बिस्तर के पास बैठे थे। मोहन ने आखिरी सांसों के बीच भैरव काका का हाथ पकड़कर एक वादा लिया था। काका, राधा को अकेला मत छोड़ना, उसे हमारा हुनर सिखा देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भैरव काका ने रोते हुए वादा किया था कि वे यह जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं वादा करता हूं बेटा, मैं राधा की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मोहन की मृत्यु के कुछ महीनों बाद भैरव काका रोज शाम को राधा के घर आने लगे। वे चुपचाप बिना शोर शराबे के राधा को कपड़ों की कटाई, हाथ की महीन कढ़ाई और नाजुक सिलाई की बारीकियां सिखाते। भैरव काका नहीं चाहते थे कि गांव में यह बात फैले, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसे किसी और नजर से देखेंगे और राधा की मासूम कोशिश को भी शक की निगाह से तौलेंगे। इसीलिए उन्होंने यह बात हमेशा गुप्त रखी। बेटी, ये हुनर हमारे और तेरे बीच ही रहे तो अच्छा है। गांव वाले हर बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। लेकिन गांव की नजरें कहां किसी से छिपती हैं। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रोज शाम ढलते ही अकेली रहने वाली राधा के घर जाता है और देर रात तक वहीं रहता है। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर अंदर होता क्या है, बस अंदाजे लगाए जाने लगे। अरे सुना तुमने, वो बुढ़ऊ रोज राधा के घर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, विधवा औरत है, अकेली रहती है, जरूर कोई नाजायज रिश्ता होगा। ये बातें आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही हफ्तों में यह अफवाह इतनी बड़ी हो गई कि गांव की पंचायत तक जा पहुंची। पंचायत के मुखिया ठाकुर कर्ण सिंह ने फरमान सुनाया, ये गांव की इज्जत का सवाल है। एक विधवा और एक बूढ़ा आदमी, दोनों का ये चक्कर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इनका फैसला खुद करेंगे। एक सुबह पूरा गांव राधा के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। भैरव काका को भी बुला लिया गया था। राधा घबराई हुई बाहर निकली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। मुखिया ने कड़क आवाज में ऐलान किया, तुम दोनों का ये अनैतिक रिश्ता अब हम आगे नहीं चलने देंगे, लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी शादी करवा देंगे ताकि ये पाप कम से कम एक रिश्ते का रूप ले सके, और उसके बाद तुम दोनों इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओगे, हमेशा के लिए। पंचों, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। राधा और भैरव काका दोनों स्तब्ध रह गए। भैरव काका ने हाथ जोड़कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, बहुत हो चुका। ये सरासर अन्याय है। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। उसी दोपहर गांव के पुजारी को बुलाकर बिना किसी रीति रिवाज के सिर्फ खाना पूर्ति के लिए राधा और भैरव काका की शादी करवा दी गई। पूरे गांव के सामने यह एक तमाशा बनकर रह गया। शादी के तुरंत बाद गांव वालों ने दोनों को पूरे गांव की गलियों से होते हुए तानों और हंसी के बीच दोनों को गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। राधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। न उसकी कोई गलती थी, न कोई पाप, फिर भी उसे इस तरह बेइज्जत करके निकाला जा रहा था। भैरव काका सिर झुकाए चुपचाप चलते रहे। उनके मन में बस एक ही बात थी कि उन्होंने मोहन को दिया वादा निभाने की कोशिश की थी और बदले में उन्हें यह सजा मिली। चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां से आगे कोई गांव नहीं था, बस घना जंगल और बहता पानी। थके हारे दोनों वहीं रुक गए। भैरव काका ने आसपास सूखी घास और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए और कुछ ही दिनों की मेहनत से नदी किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। राधा ने अंदर की साफ सफाई संभाली और धीरे धीरे दोनों ने उस अनजान जगह को अपना नया घर बना लिया। बेटी, अब हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना होगा। मैं आसपास के गांवों में जाकर देखता हूं, शायद कोई काम मिल जाए। अगले दिन वे पास के एक बड़े गांव में पहुंचे,
जहां ठाकुर देवकरण नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। भैरों काका ने उनसे विनती करके कोई भी छोटा मोटा काम मांगा। मालिक, कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, बकरी भेड़ चराने का काम भी चलेगा। बकरियां चरानी हैं तो ठीक से एक भी बकरी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। काम में लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठाकुर देवकरण को अपनी बकरियों और भेड़ों की देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। उन्होंने भैरों काका को काम पर रख लिया। बदले में उन्हें थोड़ा अनाज और कुछ पैसे मिलने लगे। भैरों काका रोज सुबह जल्दी उठकर बकरियां और भेड़ें चराने निकल जाते। शाम को लौटकर राधा के साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। धीरे धीरे दोनों ने अपनी गरीब लेकिन शांत जिंदगी में एक तरह का सुकून ढूंढ लिया था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन ठाकुर देवकरण के घर में बड़ी हलचल मची हुई थी। उनकी इकलौती बेटी मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी और बारात बस कुछ ही दिनों में आने वाली थी। लेकिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। शहर से जिस दर्जी को दुल्हन के कपड़े सिलने का ऑर्डर दिया गया था, वह अचानक बीमार पड़ गया और समय पर कपड़े देने में असमर्थ हो गया। ठाकुर देवकरण बहुत परेशान थे। आसपास के किसी भी दर्जी के पास इतने कम समय में इतनी बारीक कढ़ाई वाले दुल्हन के कपड़े बनाने की काबिलियत नहीं थी। भैरों काका ने जब ठाकुर साहब की यह परेशानी सुनी तो उनके मन में राधा का ख्याल आया। उसी शाम उन्होंने हिम्मत करके ठाकुर देवकरण से कहा, मालिक, अगर आप इजाजत दें तो मेरी पत्नी को कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई का बहुत अच्छा हुनर आता है। शायद वो आपकी मदद कर सके। यह सुनते ही ठाकुर देवकरण हंस पड़े। अरे भैरो, तू बकरियां चराने वाला आदमी, तेरी पत्नी भला दुल्हन के इतने कीमती कपड़े क्या सिलेगी? ये कोई मामूली काम नहीं, मेरी बेटी की शादी का सवाल है। भैरों काका ने विनम्रता से फिर कहा, मालिक, एक बार मौका तो दीजिए, अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। समय बहुत कम बचा था और कोई और विकल्प भी नहीं था। मजबूरी में ठाकुर देवकरण की बेटी मीनाक्षी ने खुद कहा, बाबा, एक बार आजमा तो लीजिए, वक्त तो वैसे भी कम है। ठीक है, लेकिन काम सफाई से होना चाहिए। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जी मालिक, आप फिक्र ना करें। आखिरकार ठाकुर देवकरण मान गए। उन्होंने कुछ पैसे एडवांस के तौर पर भैरों काका को दिए ताकि कपड़े और जरूरी सामान खरीदा जा सके। राधा यह सुनकर हैरान भी थी और डरी हुई भी। इतने सालों बाद पहली बार उसे अपने हुनर को असली परीक्षा में परखने का मौका मिल रहा था। उसने बाजार जाकर बेहतरीन रेशम का कपड़ा, रंग बिरंगे धागे, सुई और जरी का सामान खरीदा। फिर दिन रात एक करके उसने काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां उसी तरह कपड़े पर चलने लगीं जैसे मोहन और भैरों काका ने उसे सिखाया था। हर टांका सावधानी से, हर बूटा बारीकी से। कई रातें राधा दिए की मध्यम रोशनी में जागकर खड़ाई करती रही। भैरों काका उसके पास बैठकर हिम्मत बढ़ाते रहते। बेटी, तेरे हाथों में वही हुनर है जो मोहन के हाथों में था। बस भरोसा रख। आखिरकार शादी से एक दिन पहले राधा ने दुल्हन की पूरी पोशाक तैयार कर दी। सुर्ख लाल रंग की साड़ी जिस पर सोने के जरी के बेल बूटे इतनी बारीकी से बनाए गए थे कि देखने वाला हैरान रह जाए। ठाकुर देवकरण की पत्नी खुद कपड़े लेने भैरों काका की झोंपड़ी तक आई। जैसे ही उन्होंने वह साड़ी देखी, उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो किसी शहर के सबसे बड़े कारीगर के हाथ का काम लगता है। वे उसी वक्त वह साड़ी लेकर वापस लौट गईं। जब मीनाक्षी ने वह साड़ी पहनी तो आईने में खुद को देखकर वह भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। इतनी सुंदर और नाजुक कढ़ाई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शादी के दिन जब मीनाक्षी दुल्हन बनकर मंडप में आई तो हर मेहमान की नजर उसकी साड़ी पर टिक गई। दूर दूर से आए रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे, ये साड़ी किसने सिली है? इतनी बारीक कढ़ाई तो शहर में भी मुश्किल से मिलती है। ये हमारे यहाँ काम करने वाले भैरों की पत्नी राधा ने बनाई है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद ठाकुर देवकरण ने भैरों काका और राधा को भी भोज में शामिल होने के लिए बुलाया। इतने महीनों बाद दोनों को भरपेट अच्छा खाना नसीब हुआ। पत्तल में परोसी गई पूरी, हलवा और तरह तरह की मिठाइयां देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। भैरों काका ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी, खाना पसंद नहीं आया? नहीं काका, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, इसीलिए आंखें भर आईं। अगले दिन ठाकुर देवकरण ने भैरों काका और राधा को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, भैरों,
तुम्हारी पत्नी में सच में गजब का हुनर है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर के लिए और आसपास के गांवों के लिए भी कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम करें। मैं तुम्हें शुरुआती पूंजी के तौर पर कुछ पैसे और जरूरी सामान दूंगा। यह सुनकर राधा और भैरों काका दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठाकुर देवकरण से मिली मदद से राधा ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू की। शुरुआत में सिर्फ आसपास के कुछ लोग ही उसके पास कपड़े सिलवाने आते, लेकिन उसकी बारीक कढ़ाई और मेहनत की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ ही महीनों में उसके पास इतना काम आने लगा कि उसने गांव की 2-3 और जरूरतमंद औरतों को भी अपने साथ काम पर रख लिया, ताकि वे भी अपने परिवार का पेट पाल सकें। देखते ही देखते राधा और भैरों काका की कमाई इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने ठाकुर देवकरण का पुराना एडवांस और ब्याज समेत सारा कर्ज चुका दिया। नदी किनारे बनी वह छोटी सी पत्तों की झोंपड़ी अब एक पक्के छोटे घर में बदल चुकी थी, जिसके एक हिस्से में राधा की सिलाई की दुकान चलती थी। समय के साथ यह खबर वापस चंदपुर गांव तक भी पहुंच गई, जहां से दोनों को कभी बेइज्जत करके निकाला गया था। गांव के कुछ लोग व्यापार के सिलसिले में उस इलाके से गुजरे तो उन्होंने राधा की मशहूर सिलाई की दुकान देखी। उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि यह वही राधा है जिसे कभी बदचलन कहकर गांव से निकाला गया था। धीरे धीरे असली सच्चाई भी सामने आने लगी। एक बार गांव के कुछ बुजुर्ग भैरों काका से मिलने आए तो उन्होंने पूरी बात साफ साफ बता दी। मोहन ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं राधा को हमारा पुश्तैनी हुनर सिखाऊंगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। मैं बस अपना वादा निभा रहा। गांव वालों ने बिना समझे हम दोनों पर गलत इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर वे बुजुर्ग शर्मिंदा हो गए। जब यह बात पूरे चंदपुर गांव में फैली तो हर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठाकुर करण सिंह, जिसने कभी दोनों को गांव से निकाला था, वह खुद राधा और भैरों काका से मिलने पहुंचा। उसने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, बिना सच्चाई जाने हमने तुम दोनों की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। हमें माफ कर दो। पंचों, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर उस दिन आप हमें गांव से नहीं निकालते तो शायद राधा को अपना हुनर दिखाने का यह मौका कभी नहीं मिलता। कभी कभी सबसे बुरा वक्त ही नई शुरुआत की वजह बन जाता है। राधा की सिलाई की दुकान अब पूरे इलाके में राधा टेलर्स के नाम से मशहूर हो चुकी थी। दूर दूर के गांवों से लोग शादी ब्याह के कपड़े सिलवाने आते। जिन औरतों को उसने काम पर रखा था उनकी जिंदगी भी बदल गई थी। किसी का घर टूटने से बच गया तो किसी के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। एक शाम नदी किनारे अपने अब पक्के घर के आंगन में बैठे भैरों काका और राधा ने पीछे मुड़कर देखा। भैरों काका ने कहा, बेटी, याद है जब हमें गांव से निकाला गया था? उस वक्त लगा था जैसे दुनिया खत्म हो गई। राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ काका, लेकिन आज समझ आता है कि जिस अपमान ने हमें तोड़ने की कोशिश की थी उसी ने हमें एक नई जिंदगी और नई पहचान दी। उस दिन के बाद से चंदपुर गांव में कभी भी किसी ने बिना सच्चाई जाने सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी को सजा नहीं दी। और राधा तथा भैरों काका का यह रिश्ता, जिसे शुरुआत में दुनिया ने सबसे गलत नजरों से देखा था, आखिरकार सबसे पवित्र वादे और सम्मान की मिसाल बनकर सामने आया। सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, आखिरकार सामने जरूर आती है। बिना जाने समझे किसी पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा अन्याय है, और मेहनत तथा ईमानदारी से बनाई गई पहचान हर अफवाह और हर अपमान से